डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। एक बार फिर आप सबका श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 रियल नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। तो आज हम अंकगणित की मूलभूत प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में, और हमने उस प्रमेयिका की सहायता से दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया था। अब टॉपिक है हमारे पास अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या है? देखिए अब इधर, एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हम जो जानते हैं संख्या, पूर्णांक जो संख्या जानते हैं एक से लेकर अनंत तक, उन संख्याओं में से या तो वह संख्या अभाज्य ही है। अभाज्य का मतलब होता है या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का ही भाग जाता है, वो तो कहलाती है अभाज्य संख्या। और दूसरी है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। एक स्वयं और अन्य किसी भी पूर्णांक का भाग जाता है तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो अब यहाँ पर ये प्रमेय ये कह रही है कि कोई भी पूर्णांक हो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए समझते हैं उदाहरण लेकर हम, जैसे पूर्णांक 1 है तो 1 के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा अगला पूर्णांक है 2। 2 खुद अभाज्य है क्योंकि 2 भी केवल खुद 2 में खुद का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। 2 के बाद आता है पूर्णांक 3। 3 में भी खुद का ही भाग जाता है या केवल 1 का भाग जाता है, अन्य पूर्णांक का भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 भी हुई अभाज्य। नेक्स्ट है पूर्णांक 4। पूर्णांक 4 भाज्य है। क्यों है भाज्य? क्योंकि इसमें 4 का भाग तो जाता ही है, 1 का भाग भी जाता है, इसके साथ साथ 2 का भाग भी जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या हुई। अब हम इसको भाज्य संख्या को भी अभाज्य गुणनखंड में बांट सकते हैं। तो 4 का मैंने गुणनखंड के 2 × 2, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने इस भाज्य संख्या को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यही हमारी मूलभूत प्रमेय है। 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है परंतु इसको हमने अभाज्य पदों के गुणनखंड के रूप में लिख दिया, लिखा जा सकता है। 7 खुद अभाज्य है, 8 को भी हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम और भी पूर्णांक के बारे में विचार कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रही होगी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है कि हम किसी भी पूर्णांक को, चाहे वह अभाज्य है तो उसको अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर वो भाज्य है तो उसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इस प्रमेय का उपयोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को हल करने में। तो पहला प्रश्न है आपके बिल्कुल आसान है, सरल है, क्योंकि आपने इसको पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है। तो पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें इस पहले प्रश्न के 5 प्रश्न दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 प्रश्नों में से हम यहाँ पर समझने के लिए पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर संख्या दे रही है 468, और 468 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। और आपने पूर्व कक्षाओं में अभाज्य गुणनखंड बहुत संख्याओं का क्या है, तो 2 इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है, सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, उसका भाग लगाने का प्रयास करते हैं। तो 468 का 2 का भाग जाता है, इसलिए आ गया 234। फिर 2 का भाग लगाया, चला गया पूरा पूरा 117। अब 117 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या होती है 3,
तो हम इसमें 3 का भाग लगाने का प्रयास करेंगे। तो 3 का भाग जा रहा है इसमें 39 बार, 39 में फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया, 13 बार गया। अब 13 स्वयं भी अभाज्य संख्या है, 13 में स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए 13 में भाग गया 13 का। इस प्रकार हमने 468 को लिख दिया गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। 2 1 2 तो 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2, 3 भी 2 टाइम है, 3 इंटू 3, एंड 13 1 टाइम है, तो 13। फिर इसको हमने घातांक के रूप में लिखा, यहाँ 2 टाइम आ रहा है, इसलिए लिख दिया हमने 2 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम आ रहा है, इसलिए 3 की पावर 2 इंटू 13। तो ये हमने किया है 468 का अभाज्य गुणनखंड, जो आपने कक्षा 6 में पढ़ा है। तो इसलिए आपके लिए बड़ा आसान है, सरल है, इसलिए मैं अब आपको आज एक्स्ट्रा काम दूंगा, प्रैक्टिस के लिए काम दूंगा, मैं आपको काम करने के लिए काम दूंगा। तो आपको इसी तरह इसी विधि से प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 आपको इसी तरह से आपके नोटबुक में हल करने का प्रयास करना है। हल हो जाएगा, नहीं होता था मुझसे जरूर पूछिएगा। अब इसी से संबंधित नोट डालना है यहाँ पर कि कोई दो पूर्णांक ए व बी व उनके HCF, हमने पूर्व ज्ञात किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF। अब यहाँ पर हम HCF ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। HCF व LCM में निम्न संबंध होता है। HCF ज्ञात किया अभी आपने, तो अब हम यहाँ पर HCF जो है अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे, जो आपने पूर्व कक्षाओं में ज्ञात किया है। LCM भी हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात करेंगे, जो कि आपने पूर्व कक्षाओं में ज्ञात किया है। अब संबंध क्या होता है इनके बीच में, तो सीधा सा संबंध है पूर्णांकों का गुणा, जो पूर्णांक आपको दे रखे हैं उनका गुणा इज इक्वल टू उनका ही HCF इंटू LCM। कहने का मतलब ये हुआ दोनों पूर्णांकों का गुणनफल HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। अब इस पर आधारित प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 2, अब समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2 क्या है देखिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में HCF, एवं लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। हमें पूर्णांक दे रखे हैं, उसका HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, और फिर सत्यापित करना है, जांच करनी है। क्या जांच करनी है, हमें जांच करनी है कि जो ऊपर हमने संबंध पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पूर्णांकों का गुणा सत्य है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पूर्णांकों का गुणा सही है, सत्य है, हमें ये जांच भी करनी है। तो आइए हम हल करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न लेंगे, इसके भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको आगे बताएंगे। तो इसका पहला प्रश्न हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है इसका 96 और 404, दो पूर्णांक आपको दे रखे हैं, दो संख्या दे रखी है। आपको इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है, और दोनों ज्ञात करके हमें इस संबंध की जांच भी करनी है। तो हम सबसे पहले करते हैं प्रथम संख्या का अभाज्य गुणनखंड। प्रथम संख्या 96 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले 96 में 2 का भाग लगाया 48, फिर 2 का भाग लगाया 24, फिर 2 का भाग लगाया 12, फिर 2 का भाग लगाया 6, फिर अगेन 2, 3 एंड 3 1। तो यहाँ हमने देखा 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, 2 जो है 5 टाइम आ रहा है, इसलिए इसको घात के रूप में लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू 3। ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। फिर लेते हैं हम 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड में हमने सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाया, तो 202 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 101 बार गया। 101 में किसी की संख्या का भाग नहीं जाता है, ये स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 में 101 का ही भाग जाएगा, जो गया 1 बार। तो हमने यहाँ 404 को लिखा, 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 101। अब दोनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें HCF और LCM लिखना है। अब HCF और LCM लिखने की पूर्व विधियाँ जो आपने क्लास में पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या विधि होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। तो हमें अगर किन्हीं दो पूर्णांकों का, दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पता है और हमें उसका HCF याद करना है, तो हमें उन दोनों गुणनखंडों में से
कॉमन गुणनखंड लेकर उसकी छोटी घात लेनी है। कॉमन गुणनखंड की छोटी घात, कॉमन आता है वही पद लेना है और उसकी भी कौन सी घात लेनी है, छोटी घात लेनी है। तो ये हम दोनों में देखते हैं कॉमन गुणनखंड कौन सा है। इन दोनों गुणनखंडों में हम देख रहे हैं केवल 2 जो है वो गुणनखंड कॉमन है। 2 यहाँ भी आ रहा है गुणनखंड, 2 गुणनखंड यहाँ भी आ रहा है। अब दोनों की घात पता करते हैं। इसकी घात तो है 5 और इसकी घात है 2। छोटी घात कौन सी है, छोटी घात है 2 की घात 2। तो यहाँ पर जो है इन दोनों संख्याओं का HCF हुआ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 4। ये HCF ज्ञात हो गया। HCF क्या होता है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। सभी गुणनखंडों, चाहे 2 संख्या है या 3 संख्या है या 4 संख्या है, उन सबके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कॉमन जो गुणनखंड आ रहा है उसकी छोटी घात, तो यहाँ कॉमन गुणनखंड आ रहा है 2 की छोटी घात 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2। HCF हुआ 4। एलसीएम जस्ट इसका विलोम है। क्या है विलोम? एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों गुणनखंडों का कॉमन गुणनखंड और कॉमन की बड़ी घात, HCF में छोटी घात और एलसीएम में बड़ी घात। बड़ी घात कौन सी हुई इसकी, यहाँ बड़ी घात है 5। एलसीएम में पहला आ गया कॉमन की बड़ी घात 2 की पावर 5 इंटू एलसीएम में वो पद भी आएंगे जो कॉमन नहीं आ रहे हैं, शेष पदों का गुणनफल। तो शेष पद यहाँ बचा 3, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ बचा 101, तो यहाँ 101 आ गया। अब इन सब का गुणा करें तो यह आ जाएगा एलसीएम। तो इस प्रकार हमने HCF भी ज्ञात कर लिया, एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब हमें जो संबंध दे रखा प्रश्न में उसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमने संबंध के एक तरफ LHS में मान रखा, और LHS क्या है, LHS है HCF इंटू LCM। HCF और LCM का भी हमने ज्ञात किया, उसका मान रखा। तो HCF का मान है 4 और LCM का मान है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। गुणा करेंगे हम 4 अपनी जगह पर, 2 की पावर 5 होता 32, 3 इंटू 101। इन सभी संख्याओं का हमने गुणा किया तो ये आ गया 38,784। नेक्स्ट, संबंध की RHS, राइट हैंड साइड, जो है पूर्णांकों का गुणा। पूर्णांक मतलब जो प्रश्न में संख्या दे रखी है, तो प्रश्न में संख्या 96 और 404 दोनों का गुणा किया हमने, तो वो गुणा भी आ रहा है 38,784। तो दोनों पास LHS और RHS दोनों समान आ रहे हैं। तो जो संबंध जिसकी हम जांच कर रहे थे वो क्या हुआ, सत्य। इस प्रकार आपके दूसरे का पहला प्रश्न कंप्लीट। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है क्योंकि आपने इसके जैसे प्रश्न पूर्व कक्षाओं में किया है। अब आपके लिए अभ्यास कार्य है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 के ही 2 पार्ट शेष रह गए हैं, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार जैसा कि ऊपर हमने दूसरे का पहला किया है, वैसे ही आपको इन दोनों को हल करना है अपनी नोटबुक में। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखेंगे, फिर घात के रूप में लिखने के बाद हम उसका HCF ज्ञात करेंगे, हम उसका LCM ज्ञात करेंगे और संबंध की जांच भी करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है जो दूसरा प्रश्न था ऊपर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 पूर्णांक दे रखे हैं, 3 संख्याएं दे रखी हैं। तरीका वही है, मेथड वही है, नो चेंज। क्या करते हैं, पहले पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, 12 को लिख दिया इसने। 12 इज इक्वल टू 12 इसके बराबर है, 12 इज इक्वल टू है 2 की पावर 2 इंटू 3। फिर हो गया 15 में सेकंड पूर्णांक 15 है, 15 का भी किया 3 इंटू 5, 21 का भी किया हमने 3 इंटू 7। तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया और तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने एक साथ लिख दिए। और यह मैंने प्रयास किया है कि समान गुणनखंड को उनके नीचे ही लिखना है। सबसे पहले लिखा हमने 12 का गुणनखंड, फिर 15 का गुणनखंड 2 नहीं है तो जगह खाली छोड़ दी, 3 इंटू 5,
फिर 21 में भी 3 आ रहा, 3 के नीचे 3, 7 को अकेला कर दिया। इस प्रकार हमें यहाँ पर कॉमन गुणनखंड को छांटने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ही अभाज्य गुणनखंड में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा 3। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम दिए गए पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी बताया है एलसीएम का मतलब होता है कॉमन की बड़ी घात। तो कॉमन यहाँ 3 है, 3 की घात 1 ही है, तो यही बड़ी है और यही छोटी है, इसलिए 3 आ गया, इनटू शेष बचे हुए सभी पदों का गुणा। तो शेष पद कौन कौन से हैं, एक पद 2 की पावर 2, यहाँ गया 2 की पावर 2, इंटू 5 यहाँ से, इंटू 7 यहाँ से, इन सब का गुणा किया तो गुणा आ गया आपके यहाँ पर 420। अब HCF केवल कॉमन और उसकी छोटी घात, कॉमन 3 है तो इसकी छोटी घात भी 1 ही है, तो ये HCF आ गया। इस प्रकार प्रश्न 3 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 3 के अन्य पार्ट है जो आपको होमवर्क की कॉपी में अभ्यास करने हैं, हल करने हैं, हल करने का प्रयास करना है। आशा है कि आप आराम से इनको हल कर लेंगे क्योंकि बड़े आसान हैं। तो दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी प्रश्न आपको इसी ऊपर वाले प्रश्न के विधि से ही आपको हल करने हैं। तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना, तीनों के गुणनखंड को एक साथ लिखना और उसको एक साथ लिखकर हमें क्या करना है, उनको कॉमन पदों को छांटना है, HCF और LCM लिखना है। आप आराम से कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास कंप्लीट। धन्यवाद।